नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम बात करेंगे संधि के जो अंग हैं उनके बारे में, और जो रूपक में जो कथा वस्तु होती है, विस्कंभक प्रवेशक आपने पढ़ा होगा, तो इनके बारे में आज हम इस वीडियो में विस्तार से पढ़ेंगे। और अगर आपने हमारी पहले वाली जो वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप तक की जितनी भी वीडियो सभी को आप देख सकते हैं। एग्ज़ाम की दृष्टि से यहाँ पर सभी प्रश्न ये महत्वपूर्ण है, तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। और उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और साथ में जो घंटे वाला आइकन है इसे जोड़ दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। और आप हमारा जो दूसरा चैनल है रीडिंग लवर्स के नाम से, इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि भर्तियों से संबंधित महत्वपूर्ण जो न्यूज़ अपडेट जो होती है वो हम वहाँ पर डालते रहते हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पहले हमारे यहाँ पर संधि के अंगों के प्रयोजन क्या है। आचार्य जो धनंजय है उन्होंने संधि का लक्षण करते हुए कहा है कि अंतरे कार्य संबंध संधि रेखान्वय सति, अर्थात एक प्रयोजन से अन्वित होने पर किसी एक अवान्तर प्रयोजन के साथ संबंध होना संधि कहलाता है। एक प्रयोजन से अन्वित होने पर किसी एक अवान्तर प्रयोजन के साथ संबंध होना संधि कहलाता है। मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श, उपसंहति या फिर निर्वहन, ये 5 संधियाँ हैं। इन संधियों के बारे में हमने पहले वाली जो वीडियो है उनमें इनके बारे में पढ़ा था। 5 संधियाँ, अर्थ, ये जो अर्थ प्रकृतियाँ हैं और कार्य की जो अवस्थाएँ हैं, इन सभी के बारे में हमने पहले जो है पढ़ा था। तो और अगर आपने वह वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर ये जो है वीडियो मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट यहाँ पर है, इन्हीं 5 संधियों के आगे 64 भेद हो जाते हैं। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि संधि जो है इसके आगे कुल कितने भेद हैं, तो 64 भेद होते हैं संधि के। 10 रूपकार ने संधि अंगों के उद्देश्य के संबंध में कहा है, उक्त अंगानाम चतुष्षष्टि उड़ह चैसाम प्रयोजनम, अर्थात मुख आदि 5 संधियों के 64 अंग होते हैं और इनके नाटक में 6 प्रयोजन होते हैं, जिनके बारे में अब हम जो आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर एक श्लोक जो है इसके माध्यम से बताया गया है, इष्ट अर्थस्य रचना गोप्य गुप्ति ही प्रकाशनम राग प्रयोगस्य आश्चर्य वृत्तांत से अनुपेक्ष है। विविक्षित करने की रचना, गोपनीय अर्थ को छिपाना, प्रकाशित करने योग्य जो वस्तु है उसको प्रकाशित करना। यहाँ पर ये वस्तु है, प्रकाशित करने योग्य वस्तु को प्रकाशित करना, अभिनय वस्तु के प्रति राग की वृद्धि, चमत्कारिता और काव्य की कथा वस्तु का विस्तार, ये संधि के 6 अंग बताए गए हैं। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में जब पहले आ चुका है संधि के अंग, तो ये 6 हैं। कौन कौन से होते हैं? विवक्षित अर्थ की रचना, गोपनीय अर्थ को छिपाना, प्रकाशित करने योग्य वस्तु को प्रकाशित करना, अभिनय वस्तु के प्रति राग की वृद्धि, चमत्कारिता, काव्य कथा वस्तु का विस्तार, और ये संधि के योजना के 6 प्रयोजन हैं। पहले नंबर जो है यहाँ पर रहेगा इष्ट अर्थ की रचना। नाटक में संधि अंगों की योजना से अभीष्ट अर्थ का समावेश किया जा सकता है। नंबर जो 2 है, इसमें गोपनीय को गुप्त रखना। नाटक की कथा वस्तु का जो अंश रंगमंच पर दिखलाना अभीष्ट नहीं होता अथवा गोपनीय होता है तो उसे संधि अंगों की सहायता से छिपा लिया जाता है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो नाटक में दिखाई नहीं जाती है, तो उनको छिपा लिया जाता है। तीसरा जो यहाँ पर नंबर है, उपयोगी वस्तु का प्रकाशन। संधि के अंगों द्वारा प्रकाशित करने योग्य कथा वस्तु को प्रकाशित किया जाता है, अथवा जिस वस्तु का विस्तार करना उपयोगी होता है उसका विस्तार कर दिया जाता है। नंबर जो 4 है, इसमें रहेगा अभिनय में राग उत्पन्न करना। संधि अंगों की समुचित योजना से कथा वस्तु की समघटना
इतनी सुव्यवस्थित हो जाती है कि अभिनय वस्तु के विषय में दर्शकों की रुचि बढ़ने लग जाती है। राग होता है प्रेम कि संधि अंगों की समुचित योजना से कथा वस्तु की जो समघटना है वो इतनी सुव्यवस्थित हो जाती है कि अभिनय वस्तु के विषय में दर्शकों की रुचि बढ़ने लग जाती है। नंबर 5 है काव्य में चमत्कार। किसी भी नाटक की बार बार सुनी हुई कथा वस्तु भी संधि अंगों की योजना से अपूर्व सी प्रतीत होने लगती है, उसमें चमत्कार की प्रतीति होने लगती है। नंबर जो यहाँ पर 6 है ये रहेगा कथा वस्तु का विस्तार। तो नाटक में संधि अंगों की योजना का अंतिम प्रयोजन यह है कि उसमें नाटक की कथा वस्तु का विच्छेद नहीं होता। नाटक में कथा का विच्छेद अरुचि अथवा एवं निरस्ता को उत्पन्न करने वाला यह होता है। क्या कथा वस्तु का विस्तार क्या होता है? नाटक में संधि अंगों की योजना का अंतिम प्रयोजन यह है कि इससे नाटक की कथा वस्तु का विच्छेद नहीं होता। नाटक में कथा का विच्छेद अरुचि और निरस्ता को उत्पन्न करने वाला ही होता है। और इस प्रकार नाटक में की जाने वाली संधि के अंगों की योजना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे नाटक पूर्णतः अभिनय रुचिपूर्ण और सरस हो जाता है। तो ये जो है यहाँ पर संधि के 6 अंग बताए गए हैं। अब जब यहाँ पर रूपक में जो कथा वस्तु जो है उसके विभाजन के बारे में पढ़ेंगे, तो सभी जो रूपक हैं ये दृश्य होते हैं। नाटक जो होता है उसे ही रूपक जो कहा जाता है। तो रूपक दृश्य होते हैं, उसका रंगमंच पर अभिनय किया जाता है। भारतीय नाट्य परंपरा के अनुसार कुछ घटनाओं का रंगमंच पर अभिनय करना वर्जित होता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पर्दे पर नहीं दिखाई जाती हैं, जैसे कि मृत्यु। इसके अतिरिक्त रूपक में जो नीरस वस्तु है उसका वर्णन भी अवांछनीय होता है, अर्थात वो भी नहीं किया जाता। इस प्रकार की सभी घटनाओं का रंगमंच पर अभिनय तो नहीं किया जा सकता, परंतु कथा सूत्र को अविच्छिन्न रखने के लिए इसकी सूचना दी जा सकती है। और इसी आधार पर कथा वस्तु के 2 भेद कहे गए हैं, सूच्य और दृश्य। द्वेधा विभाग करते हुए सर्वस्यापि है वस्तुना सूच्य में भवेत् किंचित दृश्य सर्वम अथवा परम। अब जो यहाँ पर सूच्य वस्तु के बारे में बताया गया है, तो ये जो यहाँ पर सूच्य जो वस्तु थी, कथा वस्तु जो थे इसके जो 2 भेद हुए थे, सूच्य और दृश्य। तो अब जो यहाँ पर सूच्य जो वस्तु है इसके भेद के बारे में बताया गया है। आचार्य धनंजय ने अपने नाट्यशास्त्र 10 रूपक में सूच्य वस्तु के प्रतिपादन के निम्नलिखित 5 प्रकार आगे गए हैं। सूच्य वस्तु जो है इसके आगे 5 प्रकार हो गए हैं। आपने जो ये विस्कंभक, प्रवेशक, इनके बारे में पढ़ा होगा, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। अर्थो अक्षेप कई सूच्यम पंचभी प्रतिपादित विस्कंभक चोलिका अंकस्य अंकावतार प्रवेश कई, कि ये 5 कौन कौन से होते हैं। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में जो पूछा जाता है। 4-5 जो है, जैसे अर्थोक्षेपक है और कार्य की अवस्थाएँ हैं, 5 अर्थ प्रकृतियाँ, 5 कार्य की अवस्थाएँ, 5 संधि के अंग और 5 जो यहाँ पर ये कार्य की ये जो बताए गए हैं कथा वस्तु। तो ये 5 है ये सभी, तो और एग्जाम में ये पूछे जाते हैं, तो सभी महत्वपूर्ण हैं। और इन सभी को आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, क्योंकि इनके ऊपर जो हमारा द्वारा पहले भी जो वीडियो बनाई गई है। तो अब यहाँ पर इनके बारे में देख लेते हैं। पहले नंबर पे यहाँ पर विस्कंभक, चोलिका, अंकस्य, अंकावतार और प्रवेशक। इन 5 कथा वस्तु के सूचकों के द्वारा सूच्य वस्तु का प्रतिपादन करना चाहिए और इन सब का विशद विवेचन यहाँ पर किया गया है। तो अब जमीन के बारे में ही आगे इसमें पढ़ने वाले हैं। तो पहले नंबर पे हमारा जो यहाँ पर रहेगा विस्कंभक। नाटक में सूच्य वस्तु के प्रतिपादन का एक प्रकार होता है विस्कंभक। इसके स्वरूप को निम्नलिखित रूप से कहा गया है। यह भी आपने जो लक्षण जो है कई बार पढ़े होंगे, उसमें नाटक में भी जाए आते हैं, जैसे वृत्तवर्ती समलनम कथांश नाम निदर्शक है, संक्षेप अर्थ है तो विस्कंभक मध्यम पात्र प्रयोजित है। तो इसमें कौन कौन से लक्षण होते हैं विस्कंभक में, कि बीते हुए और आगे आने वाले कथा भागों का सूचक, संक्षिप्त अर्थ वाला तथा मध्यम पात्रों के द्वारा प्रयुक्त
जो अर्थक्षेपक है वह विस्कंभक कहलाता है। कि बीते हुए, आगे होने वाले कथोभागों का सूचक और संक्षिप्त अर्थ वाला मध्यम पात्रों के द्वारा प्रयुक्त जो अर्थक्षेपक है वह विस्कंभक कहलाता है। भाव है कि भूत और भविष्य के कथांशों का सूचक तथा एक या दो मध्यम पात्रों के द्वारा प्रयुक्त विस्कंभक होता है। अब यहाँ पर इसके बारे में बताया गया है। इस प्रकार विस्कंभक का जो स्वरूप निम्नलिखित रूप से स्पष्ट किया जा सकता है। तो इसी के बारे में अब यहाँ पर ये बताया गया है। तो विस्कंभक के द्वारा नाटक के अंकों में न दिखलाई जा सकने वाली कथावस्तु की सूचना दी जाती है। कि नाटक के अंकों में न दिखलाई जाने वाली कथावस्तु, जो बातें जो नाटक में नहीं दिखलाई जाती है वो उसके माध्यम से बताई जाती हैं। नंबर 2 जो यहाँ पर रहेगा, विस्तृत विषय को संक्षेप में कहने के लिए विस्कंभक का प्रयोग किया जाता है। नंबर 3 है, विस्कंभक भूतकाल तथा भविष्यकाल के कथा भाग को सूचित करके कथा सूत्र का चिन्ह बनाता है। उसके बाद है नंबर 4, विस्कंभक का प्रयोग अंक के प्रारंभ में किया जाता है। नंबर जो हमारा 5 है, इसका प्रयोग एक मध्यम पात्र के द्वारा या अनेक पात्रों के द्वारा अथवा मध्यम और नीच पात्रों के द्वारा किया जाता है। तो इसका प्रयोग एक मध्यम पात्र के द्वारा, अनेक मध्यम पात्र के द्वारा अथवा मध्यम और नीच पात्रों के द्वारा किया जाता है। उसके बाद जो यहाँ पर नंबर 6, विस्कंभक में प्रायः मध्यम पात्र संस्कृत का प्रयोग करते हैं तथा अधम पात्र प्राकृत जो शोर से निहस का प्रयोग करते हैं। ये जो लाइन पहले एग्जाम में पूछी जा चुकी है। विस्कंभक में प्रायः मध्यम पात्र संस्कृत का प्रयोग करते हैं और अधम पात्र प्राकृत या शोरसेनी का प्रयोग करते हैं। तो ये आपने इनके बारे में जो 6 लाइनें हैं ये जरूर याद रखनी है। आगे जाए, यहाँ पर विस्कंभक के बारे में भेद बताए गए हैं। भूत और भविष्य के कथांशों का सूचक एक या दो मध्यम पात्रों के द्वारा प्रयुक्त विस्कंभक होता है और यह 2 प्रकार का होता है, शुद्ध और संकीर्ण। आचार्य धनंजय ने इन दोनों का स्वरूप के बारे में यहाँ पर बताया है। एक अनेककृत है, शुद्ध है, संकीर्ण और नीचम मध्यमयी। अर्थात एक या अनेक मध्यम पात्रों के द्वारा प्रयुक्त विस्कंभक शुद्ध और मध्यम और अधम पात्रों के द्वारा मिलकर प्रयोग किया गया विस्कंभक संकीर्ण कहलाता है। नाटक में 3 प्रकार के पात्र माने गए हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। राजा उत्तम पात्र माना जाता है, यह संस्कृत बोलता है। अमात्य, सेनापति, वणिक, पुरोहित ये सभी मध्यम पात्र कहलाते हैं और ये सभी राजा के समान संस्कृत ही बोलते हैं। दास, चेटी आदि अधम पात्र माने जाते हैं जो प्राकृत बोलते हैं। जिस विस्कंभक में केवल मध्यम पात्र होता है वह शुद्ध कहलाता है और जिसमें मध्यम और अधम दोनों प्रकार के पात्र होते हैं वह संकीर्ण कहलाता है। तो इसको यहाँ से दोबारा से देख लेते हैं। नाटक जो होता है उसमें 3 प्रकार के पात्र होते हैं, एक उत्तम, एक मध्यम जिसे बीच के कह सकते हैं और एक सबसे निचले स्तर वाले। राजा जो है वो सबसे ऊपर की श्रेणी में आता है, उत्तम पात्र, और वो क्या बोलेगा, संस्कृत बोलेगा। अमात्य जिसे मंत्री कह देते हैं, सेनापति, वणिक और पुरोहित ये हैं बीच वाले, ये सभी मध्यम पात्र हैं और ये सभी राजा के समान संस्कृत बोलते हैं। ऊपर वाले भी, उत्तम वाले भी और बीच वाले भी ये बोलेंगे संस्कृत। उसके बाद जो नीचे के सबसे निचले वाले आगे, जैसे इसमें दासियाँ जो होती हैं, रानियाँ उनकी सेवा करने वाली या राजा जो है उनकी, तो दास हो गई, इसमें चेटी, ये आते हैं निचले पात्र, सबसे निचले जो स्तर के हैं ये होते हैं अधम पात्र और ये बोलते हैं प्राकृत। तो जिस विस्कंभक में केवल मध्यम पात्र होते हैं, जिसमें केवल मध्यम पात्र होगा वो कहलाएगा शुद्ध विस्कंभक, और जिसमें मध्यम और अधम दोनों प्रकार के पात्र होंगे वो कहलाएगा संकीर्ण। नेक्स्ट जो यहाँ पर प्रवेशक है। नाटक में सूच्य वस्तु के प्रतिपादन का द्वितीय जो प्रवेशक, द्वितीय जो यहाँ पर प्रकार है ये प्रवेशक कहलाता है। नाटक में सूच्य वस्तु के प्रतिपादन का द्वितीय प्रकार प्रवेशक कहलाता है। आचार्य जो धनंजय है इन्होंने इसके स्वरूप को इस प्रकार बताया है।
तो ये श्लोक के माध्यम से यहाँ पर बताया गया है। और इसमें क्या कहा गया है, विस्कंभक के समान ही भूतकाल और भविष्य के कथांशों का सूचक नीच पात्रों के द्वारा अनुदात उक्तियों से प्रयुक्त दो अंकों के बीच में स्थित तथा शेष अर्थ का सूचक प्रवेशक कहलाता है। इसके बारे में दोबारा से देख लेते हैं। विस्कंभक के समान ही भूतकाल और भविष्य के कथांशों का सूचक नीच पात्रों के द्वारा अनुदात उक्तियों से प्रयुक्त और दो अंकों के बीच में स्थित शेष अर्थ का सूचक प्रवेशक कहलाता है। ये जो यहाँ पर दिया गया है, प्रवेशक अंक द्वय से अंत है, शेष अर्थ से उपसूचक है। आगे जो है इसके बारे में देख लेते हैं। इस प्रकार प्रवेशक का स्वरूप निम्नलिखित बिंदुओं में स्पष्ट किया जा सकता है। पहला जो यहाँ पर बिंदु है, प्रवेशक नाटक के अंकों में न दिखलाने योग्य कथा वस्तु का सूचक होता है। तो ये जो उसके बारे में बताता है जिसके बारे में नहीं दिखाया जाता है। उसके बाद नंबर 2 है विस्तृत विषय को संक्षेप में कहने के लिए प्रवेशक का प्रयोग किया जाता है। नंबर जो यहाँ पर 3 है, प्रवेशक भूतकाल और भविष्य के कथा भाग को सूचित करके कथा सूत्र को जोड़ता है। भूतकाल और भविष्य के कथा भाग को। उसके बाद जो है नंबर 4, प्रवेशक में कथा वस्तु को नीच पात्रों के द्वारा अनुदात उक्तियों से कहा जाता है। ये एक होता है उदात और एक होता है अनुदात। जो ऊपर के भागों से बोला जाता है उदात, नीचे से बोला जाता है नीचे अनुदात। या एग्जाम में सूत्र ये पूछा जाता है ऊंचे उदात और नीचे अनुदात का। तो इनके ऊपर भी हमारे द्वारा पहले जो वीडियो बनाई गई है, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो प्रवेशक जो है इसमें कथा वस्तु को नीच पात्रों के द्वारा अनुदात उक्तियों से कहा जाता है। और नंबर 5 है, प्रवेशक में केवल प्राकृत भाषा का प्रयोग होता है। यहाँ संस्कृत भाषा का व्यवहार नहीं होता। तो प्रवेशक में प्राकृत भाषा का प्रयोग होगा, संस्कृत वहाँ पर नहीं प्रयोग होगा। नंबर 6 है, प्रवेशक की योजना किन्हीं 2 अंकों के बीच में होती है। तो ये तो जो यहाँ पर प्रवेशक था। अब जब यहाँ पर जो चूली का जो है इसके बारे में देखेंगे। चूली का नाटक में सूच्य वस्तु के प्रतिपादन का एक प्रकार है और इसके स्वरूप के संबंध में जो 10 रूपकार है उन्होंने कहा है, अंतर्जवनी का संस्थय चूली का अर्थस्य सूचना, अर्थात नेपथ्य में स्थित। नेपथ्य होता है पर्दा। जैसे आपने रामायण जो होती है रामलीला कह देते हैं जिसे, या कोई नाटक या फिल्म आप कह सकते हैं, जो वो पर्दे पर जो दिखाई जाती है सिनेमा में, या फिर जो रामायण है जो ग्रामीण इलाकों में जा दिखाई जाती है रामलीला, तो उसे बोलते हैं पर्दा, नेपथ्य। तो नेपथ्य में स्थित पात्रों के द्वारा किसी अर्थ की सूचना देना चूलिका कहलाता है। उदाहरण के लिए महाकवि बभूति के द्वारा विरचित उत्तरामचरित नाटक के आरंभ में कथन द्रष्टव्य है। नेपथ्य स्वागतम तपोधन ततः प्रविष्टि तपोधना। उसके बाद जो ये तपोधन जो है इनका प्रवेश होता है, तपस्वी जो है उनका प्रवेश होता है। स्वागतम होता है अपने मन में, नेपथ्य पर्दे में। यहाँ नेपथ्य में स्थित वसंती के द्वारा अतिरिक्त यानी कि सूचना दी गई है कि तब या तपोधनी जो है इनका प्रवेश होता है, वे प्रवेश करती है। तो नेपथ्य में स्थित वसंती के द्वारा अतिरिक्त यानी कि सूचना दी गई है। अतः यहाँ चूलिका नामक सूच्य वस्तु का प्रतिपादक है। या जैसे आपने दरबार जो होता है राजा का दरबार, उसमें जो मंत्री जो खड़े होते हैं वो कहते हैं कि राजा पधारने वाले हैं या मंत्री जो भी है वो आने वाले हैं। तो इस प्रकार की जो सूचना जो है ये चूलिका में दी गई है। अतः यहाँ चूलिका नामक सूच्य वस्तु का प्रतिपादक है। उसके बाद जो यहाँ पर रहेगा अंकस्य। नाटक में अंकस्य संज्ञा वाला भी सूच्य वस्तु का प्रतिपादन करने वाला होता है और इसका स्वरूप निर्धारित किया गया है। अंक पात्रे अंकस्य छिन्न अंकस्य अर्थ सूचनात् कि अंक के अंत में
आने वाले पात्रों के द्वारा। अंक अंत पात्रे अंकस्य, कि अंक के अंत में आने वाले पात्रों के द्वारा पूर्व अंक से असंबंध आगामी अंक के विषय की सूचना देने के कारण वह अंकस्य कहलाता है। दोबारा से इसको देख लेते हैं। अंक के अंत में आने वाले, अंक के अंत में आने वाले पात्रों के द्वारा पूर्व अंक से असंबंध आगामी अंक के विषय की सूचना देने के कारण यह अंकस्य कहलाता है। उदाहरण के लिए महाकवि भवभूति के द्वारा रचित महर्षि जो भवभूति जो है, इनको करुण रस का कवि कहा गया है। एको रस करुण निमित्त वेदात, आपने इस प्रकार की पंक्ति ये सुन रखी होगी। तो भवभूति को करुण रस का कवि कहा गया है। और इनके द्वारा रचित महावीर चरित के द्वितीय अंक के अंत में यह प्रसंग दिखाया गया है। प्रविश्य प्रवेश करके सुमंत्र हैं। भगवंतो वशिष्ठ विश्वामित्रो भवतः सभार्गवम अहन्वत है। उसके बाद इतरे दूसरा, कब भगवंतो, भगवान कहाँ हैं। उसके बाद सुमंत्र जो आप कहते हैं महाराज दशरथ से अंतिके। उसके बाद दूसरा तद अनुरुद्धा तत्रैव गच्छामि है। उसके बाद द्वितीय अंक समाप्त है, दूसरा जो अंक है समाप्त हो जाता है। तृतीय अंक का प्रारंभ ततः प्रविशन्ति उपविष्टा वशिष्ठ विश्वामित्र परशुराम। ततः प्रविशन्ति, उसके बाद जो वशिष्ठ विश्वामित्र परशुराम जैन का प्रवेश होता है। तो यहाँ पूर्व अंक के अंत में पहला जो अंक ये समाप्त हुआ, तीसरा जब अंक यहाँ पर प्रारंभ हुआ तो ये जो सूचना दी गई है कि यहाँ पूर्व अंक के अंत में ही प्रविष्ट होने वाले सुमंत्र नामक पात्र के द्वारा अग्रिम अंक के वशिष्ठ एवं विश्वामित्र आदि के समाधि की सूचना दी गई है। तो यह अंकस्य है। कहने का अर्थ यह है, जैसे आप टीवी में कोई नाटक सीरियल देखते हैं, उसमें जब नाटक खत्म होने वाला होता है तब उसको ऐसे मौके पर छोड़ दिया जाता है, दर्शक के अंदर ये इच्छा हो जाती है कि वो आगे आने वाला जो नाटक जो है उसको भी देखे, या फिर एक छोटी सी ऐड जो है उसमें दिखा दी जाती है कि आगे जो ये इस नाटक में होने वाला है। तो उसके अंदर जो दर्शकों की ये इच्छा हो जाती है कि हम जो उसको भी देखें, तो वो अगले वाला जो है जो नाटक जो आने वाला है उसको भी फिर देखते हैं। तो पहला नाटक जब समाप्ति पर होगा तो उसके आगे वाला जो अंक है उसके बारे में बता दिया जाता है, तो कि अब जाए ये होगा। तो पूर्व अंक के अंत में प्रविष्ट होने वाले सुमंत्र नामक पात्र के द्वारा अग्रिम अंक के वशिष्ठ विश्वामित्र आदि के समाधि की सूचना दी गई है। तो यही अंकस्य है। उसके बाद जो यहाँ पर नंबर जो हमारा 5 है, इसमें रहेगा अंक अवतार। तो नाटक में सूच्य वस्तु को बतलाने वाला एक अर्थोक्षेपक अंक अवतार है, और इसके विषय में आचार्य जो धनंजय इन्होंने कहा है, अंक अवतार है तवत अंक अंते पातः अंकस्य अविभक्त है, कि जहाँ पूर्व अंक की समाप्ति होने पर अंक का अभिन्न रूप से अवतरण हो जाता है तो वह अंक अवतार कहलाता है। कि जहाँ पूर्व अंक की समाप्ति होने पर आगामी होता है आगे आने वाला, आगामी अंक का अभिन्न रूप से अवतरण हो जाता है तो वह अंक अवतार कहलाता है। यहाँ पर जैसे एक उदाहरण के द्वारा ये दिखाया गया है। उदाहरण के लिए महाकवि कालिदास के द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र जो नाटक है, इसके प्रथम अंक के अंत में विदूषक का यह कथन दिखाया गया है। जैसे यहाँ पर विदूषक हैं, विदूषक कहते हैं, तो ये कुछ दूसरी भाषा में है, ये यहाँ पर संस्कृत में है। तेन ही द्वापि देवे प्रेक्षागेहम गत्वा संगीत उपकरणम कृत्वा तत्तर भवतो दोतम विसर्जतम अथवा मृदंग शब्द एनम उत्थाप्यति। तो यहाँ पर प्रथम अंक की कथा वस्तु का विच्छेद किए बिना ही द्वितीय अंक अवतरित होता है, अतः अंक अवतार नामक अर्थोक्षेपक है। कि तेन ही ध्वा अपि देव्यः प्रेक्षागृहं गत्वा संगीत उपकरणम कृत्वा तत्र भवतो दूतम विसर्जितम अथवा मृदंग शब्द एनम उत्थाप्यति। तो यहाँ पर प्रथम अंक की जो कथा वस्तु है इसका
विच्छेद किए बिना ही। द्वितीय अंक अवतरित होता है, अतः अंक अवतार नामक यहाँ पर अर्थक्षेप का ये उदाहरण है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर संधि के अंग और जो रूपक में जो कथा वस्तु का जो विभाजन किया गया है इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण आएंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।